नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, खुलासा कम से कम हाल फिलहाल का है। बात हरियाणा के फरीदाबाद शहर की है। 21 मार्च 2024 को फरीदाबाद के छायंसा के केजीपी पुल पर यमुना नहर के पास, यानी पुल के ऊपर लेकिन यमुना नहर के पास, एक 24-25 साल की अज्ञात युवती का शव मिला। आने जाने वालों ने पुलिस को खबर की, पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्राइमा फेसी देखा कि इसकी गला घोंट कर हत्या की गई है। काफी देर तक पुलिस ने उसको सील मोर नहीं किया, आसपास के लोगों ने आके देखा, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाया। ऐसी स्थिति में 3-4 घंटे खुला रखने के बाद उसका पंचनामा भर के सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में भी वही बात आई, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। बाकी जो छोटी मोटी खरोंच की और उसकी निशान थे, उसका भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था, लेकिन वो उन एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई थी। पुलिस ने इश्तहार छपवाए, तमाम कोशिश की, 2-3 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा। अचानक एक दिन थाने पर एक व्यक्ति आया और उसने ये बताया कि साहब, केजीपी पुल के नीचे नहर के पास झाड़ियों में एक मोबाइल फ़ोन मिला है। फ़ोन बहुत महंगा है लेकिन लॉक किया हुआ है। चूंकि 3-4 दिन पहले यहीं पर एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं ये महिला या अपराधियों में किसी एक का हो जिससे पुलिस को मदद मिल जाए। और हुआ भी यही, पुलिस को मदद इसी से मिली। डीसीपी क्राइम जो हेमंत कुमार मीना हैं, उन्होंने जो एसीपी थे अमन यादव, उनको ये मोबाइल फ़ोन दिया। मोबाइल का लॉक तोड़ा गया, तोड़ के उसके डिटेल्स निकाले गए, तो ये पता लगा कि ये मृतका का ही मोबाइल नंबर है। क्योंकि बी पार्टीज पर जब फ़ोन किया गया तो सब ने बताया कि ये उसी लड़की का फ़ोन है जिसका नाम रेनू है। इस तरह से रेनू की पहचान पुलिस को हुई कि ये 24 वर्षीय रेनू है। बहरहाल उसमें और जो नंबर थे उनकी तलाश की गई और पुलिस धीरे धीरे उनके नज़दीक पहुंचने लगी। इस नंबर पर दर्ज किए हुए, यानी आप जानते हैं कि आज अगर आप बैंक के खाते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आधार या मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर डाल के उसका खाता नंबर, और वो जैसे यूपीआई में है, अगर आप यूपीआई आपके पास है तो सिर्फ मोबाइल नंबर से आपके यूपीआई तक पहुंच के उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे जो खाता था, उस खाते में अभी 1 हफ्ते पहले ही 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और 30 लाख रुपए अभी भी उसके खाते में थे। ये देख के पुलिस को थोड़ा सा शंका हुई कि ये महिला जरूर किसी व्यवसाय से संबंधित है। इतने पैसे खाते में, सामान्य चालू खाते में रखना थोड़ा सा विस्मृत कर देने वाला, थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देने वाला फैक्ट था। बहरहाल पुलिस ने जिस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसको ट्रैक किया और पता लगा कि वो दीपक नाम के एक लड़के का है और दीपक की उम्र करीब 31 साल है और वो एक सैलून चलाता है। दीपक की सीडीआर ली गई तो ये पता लगा कि दीपक और ये मृतका लड़की ये एक साथ, मतलब रात की लोकेशन की हमेशा एक साथ की निकलती थी। फौरन दीपक को पुलिस ने ट्रैक किया, ट्रैक करके उठा लिया, उठा के थाने पर ले आए। दीपक से पूछताछ शुरू हुई, अच्छी वाली पूछताछ हुई। ऐसे तो आप जानते ही हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि श्रीमान जी कहने पर कभी किसी ने जुर्म अपना कबूला नहीं है। बहुत ही बिरले लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया, उसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ तो या तो वो स्वयं पुलिस के पास जाकर अपनी गलती या अपनी
अपराध को बता देते हैं, या अगर पुलिस की गिरफ्त में आ गए, थोड़ा सा अगर कम ईमानदार टाइप के हुए तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो जानते थे कि पुलिस हमसे निकलवा ही लेगी, इसके पहले कि विशिष्ट कार्यक्रम शुरू हों वो पहले ही पूरी बात बता देते हैं और फिर पुलिस उसको वेरीफाई कर लेती है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या केवल 3 से 4% ही है, बाकी सब तो आते ही दुनिया भर के किस्से कहानी बताएंगे और फिर जब पुलिस अपनी औकात पर आ जाती है तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। यही दीपक के साथ हुआ। दीपक ने कि जिससे बहुत ज़्यादा बात होती थी और घटना वाले दिन भी जो मोबाइल इसके साथ साथ गया था उसका नाम था कृष्णा। फिजिकल वेरिफिकेशन पे पता लगा कि कृष्णा उसका नाम है। उसकी उम्र 30 साल है और वो जो शादियों वाले बड़ी बड़ी बैंड पार्टीज होती हैं उसमें एक बैंड पार्टी का ओनर है, मतलब वो बैंड पार्टी चलाता है। वो भी उठकर चला आया। पुलिस ने दोनों से अच्छी वाली पूछताछ की। अच्छी वाली पूछताछ के बाद फैक्ट्स निकलकर सामने आए, कुछ चौंकाने वाले भी थे। दीपक ने ये बताया कि वो रेनू को पिछले 5-6 सालों से जानता है। लगभग 3 साल तक जब वो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे तो लिव इन में वहीं रहा करते थे गुरुग्राम में, और उसने अपना लोन लेकर एक सैलून खोल लिया और सैलून उसका चल पड़ा। उसका भी काम धंधा ठीक ठाक निकल गया। लड़की भी इस बीच में उसी स्ट्रगल के दौरान लोगों के संपर्क में रही और सूरत चली गई। सूरत से फिर वो अहमदाबाद आ गई और कुछ जो एक ब्यूटी पार्लर के ग्रुप होते हैं जो जगह जगह शादी ब्याह में जाते हैं या रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। तमाम ऐप में अगर आप अर्बन कैब टाइप की जो ऐप हैं उससे कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन दिन भर में उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। 3 सालों में उसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर उसके दिमाग में ये आया कि हम गुरुग्राम वापस अपनी जगह, रहने वाली तो वो बस्ती की थी, बस्ती उत्तर प्रदेश में बस्ती की रहने वाली थी, लेकिन पहले पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रही, थोड़ा पढ़ लिख लिया, अच्छा बोलने में सिद्धहस्त थी। उसके बाद वो वहाँ से सूरत और फरीदाबाद से वो सूरत और अहमदाबाद चली गई। करीब 3 साल बाद जब वो काफ़ी पैसा इकट्ठा कर वापस लौटी तो फिर सीधे दीपक के पास ही आ गई, क्योंकि इस बीच में उनका संपर्क बना रहा। दोनों अपना अपना काम धंधे में लगे थे, बीच बीच में आके एक दूसरे से बात करते थे। अब की बार जब वो गुरुग्राम आई दीपक के पास तो उसने कहा कि भाई अब ये रोज़ रोज़ अपना वैनिटी बैग उठाकर जाना और काम करना ठीक है, पैसे बहुत हैं, लेकिन मैं भी अब सुकून से अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर अपना काम करना चाहती हूँ। लेकिन ब्यूटी पार्लर के लिए अलग किराया देना, घर के लिए अलग किराया देना और तब काम शुरू करना, इसमें सक्सेस की जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम है। लिहाजा मेरे लिए एक अफोर्डेबल हाउस, एक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता, भले वो शहर के थोड़ा बाहर हो, यानी फ्रिंज पर हो, लेकिन हमें एक मकान की ज़रूरत है। दीपक ने पूछा कितना पैसा खर्च करोगी? उसने कहा कि 50-60 लाख रुपए। दीपक जोर से हंसा। दीपक ने कहा 50-60 लाख रुपए, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा कि हाँ पैसे हैं। बोले नहीं सही से ही बता दो, नहीं मकान भी हम तय कर दें और फिर लोन भी दिलाने का काम मुझसे ही करवाओगी। वो उसे अपने साथ लेकर गई एटीएम में। अपने एटीएम कार्ड से वो जो मिनी बैलेंस होता है उसमें मिनी स्टेटमेंट, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाला और दीपक की आंख फटी की फटी रह गई। लगभग 60 लाख रुपए उसके अकाउंट में बचे हुए थे। उसने कहा कि तुम ढूंढो इसे और हम इस बार अपना मकान ये खरीद कर यहाँ से जाएंगे, अगली बार वहाँ से सामान ले आएंगे, मकान में शिफ्ट करेंगे, उसी के एक पोर्शन में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। लड़कियों की कमी नहीं है, मिल जाएंगी और हमारा धंधा चल पड़ेगा। मुझे इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। लेकिन वो 2 रात सो नहीं पाया कि हम इसी के साथ हमने स्ट्रगल शुरू किया। हम अपने सैलून से बामुश्किल तमाम हर महीने
10-20 हज़ार रुपये बचा पाते हैं, 25 हज़ार रुपये, लेकिन इसने 60 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। दीपक ने बताया कि पहले मेरे दिमाग में ये पाप आया कि कभी इसके साथ एटीएम में जाएंगे पैसे निकालने के लिए, एटीएम की पिन चोरी चोरी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में पिन का हम ज्ञान कर लेंगे। फिर जब ये घर में रहेगी तो इसका एटीएम चुरा कर ले जाएंगे और धीरे धीरे करके सब पैसा हम निकाल लेंगे। चूंकि उसे बैंकिंग की बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कीड़े होते हैं। कितना पैसा कहाँ से निकलेगा, कितना इसमें, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपका अगर एसबीआई का एटीएम है, आप दूसरे किसी एटीएम से निकालेंगे तो कितने पैसे उसके सरचार्ज उसका पैसा कितना कटेगा, एटीएम कार्ड होल्डर का सालाना कितना पैसा कटेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हों, लेकिन ये सब बातें उन्हें टिप्स पर पता होती हैं। उनको अच्छा यहाँ से क्यों निकालें, हम इसी जिसका एटीएम है उसी बैंक से निकालेंगे, क्यों हम 3 रुपये एक्स्ट्रा दें, इस तरह की बातें वो अच्छी तरह जानते हैं। दीपक का एक मित्र था कृष्णा, जो मैंने अभी बताया कि वो जो शादियों में बैंड बाजे हैं, उसकी एक पार्टी, बैंड पार्टी जो होती है उसकी एक बैंड पार्टी का वो इंचार्ज था या उसकी अपनी थी। वो शादियों के समय में उसकी बुकिंग किया करता था। दीपक ने फौरन कृष्णा से संपर्क किया, क्योंकि बैंकिंग की नॉलेज, बातचीत में उसे ये ज्ञान था कि इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे है, मैं तो एकदम मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं और मैंने ये सोचा है कि पिन हम किसी तरह से उसका प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें से पैसा निकाल लेंगे। कृष्णा ने कहा, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना, पिन नंबर तुम पता भी कर लोगे, एटीएम चोरी भी कर लोगे, एक बार में 50 हज़ार अगर उसकी लिमिट है तो 50 हज़ार निकाल पाओगे, बहुत करोगे अगले दिन, यानी कुछ लोग रात में 12 बजे के पहले 50 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं और ठीक 12:01 पे 50 हज़ार फिर निकाल लेते हैं, तो 10 मिनट के अंतर में ही 2 दिन का कोटा उनका पूरा हो जाता है। उसने समझाया कि अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो सवेरे वो अपने मैसेजेस पढ़ेगी, एटीएम कार्ड ढूंढेगी, एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, वहीं मोबाइल से कार्ड ब्लॉक करा देगी और तब फिर इसकी पुलिस में शिकायत होगी। पुलिस ढूंढना शुरू करेगी, एटीएम मशीन में जो सीसीटीवी फुटेज है वो फुटेज से तुमको पहचाना जाएगा, तुम भी जेल जाओगे, मैं भी जेल जाऊंगा और ये 30 लाख रुपए और ये जो पैसा निकालने की तुम सोच रहे हो, ये सब सपना का सपना रह जाएगा। ये सब बात गलत है, इस चक्कर में मत पड़ो। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ नए बने हुए मकानों की और फ्लैट्स की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा शहर के बाहर निकलेंगे या शहर के भीतर जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग चल के देखते हैं एक छोटा मकान उसी रेंज का देखते हैं, फिर पता करते हैं इसका मालिक कौन है, कभी मालिक आता है कि नहीं आता है, और फिर उसी मकान पर एक नोटिस चिपका देते हैं कि ये मकान बिकाऊ है, संपर्क करें नंबर फला फला फला। तुम ऐसा करना कि अगले दिन उसको लेके यहीं आना। नंबर में कृष्णा ने कहा कि मैं अपना डाल दूंगा, वो जैसे ही फ़ोन करेगी मैं डील कर लूँगा। 2 दिन इन लोगों ने रैकी की और ऐसे 2-3 मकान ढूंढ के निकाले जिनके ओनर्स का पता नहीं। जैसे आप किसी जाते समय आपने किसी नए मकान को देखा, अगल बगल के लोगों से पूछा कि भैया ये किराए पे है, खाली है या हमें ख़रीदना है, किससे संपर्क करें, तो लोग कहते हैं सब पता नहीं। आप देखिए, हो सकता है कहीं फ़ोन नंबर इन्होंने दिया हो। ऐसे 2 मकान 3 मकान उन लोगों ने तलाशे जिसके बारे में लोगों को अगल बगल जानकारी नहीं थी, जो जिस वजह से वो ऐसा कर रहे थे कि ऐसा न हो हम यहाँ इसको देखने दिखाने आए, पड़ोसी फ़ोन कर दे कि क्या हुआ, आपके कोई क्या किराएदार आपका मकान देखने आया है, फिर मुसीबत हो जाएगी। ऐसे ही एक मकान में उन्होंने अगले दिन एक प्रिंट आउट निकलवाया जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि ये मकान बिकाऊ है, संपर्क करें फलाना फ़ोन नंबर फला फला फला। फिर फ़ोन से बताया दीपक को कि अब तुम चाहो तो रेनू को ला कर दिखा सकते हो। रेनू और दीपक दोनों ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। देखा कि एक नोटिस वहाँ पर चिपकी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है, इसके लिए फला इस नंबर पर संपर्क करें। दीपक ने फ़ौरन वो नंबर मिला दिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहा कि ये ऐसा मैं फ़लाँ जगह ही मकान देख रहा हूँ, आपका मकान है। उधर से नेचुरली आवाज़ आई कि हाँ हमारा ही मकान है, क्या आप इसका रेट लेंगे।
बोले ऐसा है कि मैं जो खरीदना चाहती हैं मैं उन्हीं को फ़ोन दे रहा हूँ, आप सीधे उनसे बात करिए। रेनू को फ़ोन पकड़ा दिया। उधर से बात करने वाला पूरी बात बताने लगा कि ये ऐसा है वैसा है, कागज़ इसका है और कागज़ आपको कहाँ भेज दूँ, व्हाट्सएप पे कागज़ आप देख लीजिए, दुनिया भर की बातें। और फिर जब दाम पूछा गया उनका, देखिए दाम मैं एक दाम बताऊंगा, 60 लाख रुपए का मकान है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 30 लाख रुपए एडवांस लेंगे, आपको रजिस्ट्री कर देंगे, एक एफिडेविट लिखवा देंगे कि हर साल आपको किस्तों में इतना पैसा जमा करना है। ये बात या ये डील उसको पसंद आई रेनू को। रेनू ने कहा कि दीपक बात तो ठीक लग रही है, 2-3 साल में ये इलाका आबाद हो जाएगा अच्छे से, और थोड़ा बाहर का भी इलाका है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहीं पर सैलून अपना खोल लेंगे, बहुत ज़रूरी हुआ तो 1-2 कमरे का कोई फ्लैट कहीं बाहर लेके अपना काम करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ेगी मैं खुद इसी में आकर रहने लगूंगी, जो किराया मैं खर्च करूंगी रहने के लिए उससे मेरी बचत हो जाएगी। दीपक ने कहा ठीक है, मैं बाकी सब बातें कर लूँगा। 3-4 दिन बाद दीपक ने कहा कि पेपर्स मैंने देख लिए हैं, पेपर सब बिल्कुल सही हैं और इससे सस्ता और सौदा नहीं मिलेगा। मैं फलां मोहल्ले में गया, फलां सेक्टर में गया, फलां जगह गया, ढिकानी जगह गया, वहाँ सब इसी तरह का मकान 80 लाख, 90 लाख और 1-1 करोड़ के बिक रहे हैं। तुम अगर कहो तो 30 लाख रुपए दे के उसकी रजिस्ट्री करा ली जाए, नहीं पसंद आएगा तो ये साल भर में ये हमें 50 लाख रुपए तक दे देगा। बहरहाल उसने ऐसी कुछ डील समझाई कि रेनू की समझ में आ गई। रेनू ने कहा किसको ट्रांसफ़र करना है, उसने कहा ये अकाउंट नंबर है, इसी अकाउंट नंबर पे 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। बैंक जाके उन्होंने आरटीजीएस करके उस अकाउंट नंबर पर 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। दरअसल ये अकाउंट नंबर दीपक का ही था। पैसा आ गया, फिर इन लोगों ने बात करनी शुरू की कि अब आगे क्या किया जाए। तो कृष्णा ने बताया कि देखो बहुत लालच में मत पड़ो, ये 30 लाख रुपए मिल गए हैं, अब इसको किसी तरह से निपटा दो, वरना ये बात कभी न कभी खुलेगी। हम लोग वहाँ पोजीशन लेने जाएंगे तो जिसका है वो 2-4-6 दिन में आएगा, बात खुलेगी, दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर ये है कि अब ऐसा कुछ इंतज़ाम करो कि ये निपट जाए, 30 लाख ही अपने हो जाएं, हम लोग इसको निकाल लें और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसके साथ, रेनू के साथ किसने ये किया है। फिर जैसे दीपक चूंकि लिव इन रिलेशन में था, उसी के साथ रह रहा था, उसने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं उधर घूमने के लिए फरीदाबाद की तरफ, वहाँ और दोस्त को साथ लेते हैं। कृष्णा और ये दोनों एक साथ उसको लेकर गए और वहीं पर अपने साथ रस्सी ले गए थे। छयनसा के केजीपी पुल के पास गाड़ी में ही उन्होंने उसका गला दबा कर मार दिया और उसे थोड़ी दूर आगे जाके ऊपर से ही पुल से नीचे फेंक दिया। नीचे जाने वाली नहर की पटरी में उसकी लाश पहुंच गई और फिर लाश उसके बाद फिर वो मोबाइल नंबर मिला और फिर उस मोबाइल नंबर से ये पता लग गया कि दरअसल ये कौन लोग हैं। 3 साल के लिव इन संबंध एक दूसरे को समझ लेने की शक्ति, मतलब एक दूसरे के बारे में समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसे की लालच में दीपक ने अपनी लिव इन रिलेशन में रहने वाली अपनी पार्टनर की हत्या कर दी। अब मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसको लेके कम से कम 70-80 अपराध की घटनाएं मैं ऐसी बता चुका हूँ जिनमें लिव इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर्स में किसी एक की हत्या हुई। 95% या 97% के आसपास लड़कियों की ही हत्या हुई। ये लड़कियां ही जान से जाती हैं और ये समझने को तैयार नहीं हैं। ये बिल्कुल देखिए, एक तो ये पैसे की लालच में हुई, मान लिया ये सही मकान खरीद भी लेती, उसके बाद ये दोनों उस मकान में रहते, तो फिर वही होता जो लिव इन में हमेशा होता है। 2-3 साल बाद वो शादी की जिद करती कि शादी करो, और वो शादी करना नहीं चाहता, या उसका कहीं और अफेयर था या कोई और बात थी, और जहाँ शादी की जिद होती लड़की की हत्या हो जाती। ज़्यादातर केसेस में यही हुआ है। उसने ये सोचा कि अब बाकी लिव इन में तो उसे जो चाहिए था वो सब मिल गया, पैसे की कमी है, जाने दो इसको, जान से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक बात और इस घटना से समझने वाली बात है
कि आपका अपना नवनिर्मित मकान है या फ्लैट है, आपने खरीद लिया है, अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, बसा नहीं है, बाहर ताला बंद है, तो ज़रूर चेक करते रहिए कि आपके घर के बाहर दरवाजे पर या आसपास कोई फ़ोन नंबर तो नहीं चिपका हुआ है, या जिसमें लिखा रहता है इस मकान के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, और वो किसी दूसरे का नंबर होता है। अगर आप इस पर नज़र नहीं रखेंगे तो कोई जो जालसाज आदमी है वो किसी को दिखाकर इस मकान को बेच लेगा, या पैसे ले लेगा, या किराए के लिए पेशगी ले लेगा, कुछ भी कर देगा, और फिर आप एक झंझट में पड़ेंगे कि वो आएगा यहाँ पे, वो कहेगा नहीं साहब हमारी आप ही से बात हुई थी, ये फलाने का नंबर है, ये ठिकाने का नंबर है, मैंने इतनी पे बात की थी, अब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पुलिस में जाएगा, पुलिस उसको तलाशेगी, आपसे भी पूछेगी आपसे क्यों बात नहीं हुई है, दुनिया भर की झंझट, बिना बात के गुनाह बेलज्जत होता है आदमी। तो इसलिए अपने घर को या अपने जहाँ आप रहते हैं उसको बराबर उस पर नज़र रखें। अगर उसमें आप खुद नहीं रहते हैं कि उस पर कोई नंबर, टेलीफोन नंबर न चिपका के चला जाए कि आपकी बगैर जानकारी के वो मकान या तो किराए पर उठ जाए या बेच दिया जाए, फिर आप पुलिस थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इस पर बहुत ही गंभीर नज़र रखिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।